मुझे याद है कि हम लोग ये जो 12 अर्थ बोधन के जो आधार थे, अर्थ को जो है कि समझने के जो मतलब कि तरीके हो सकते हैं, इन 12 तरीकों में से हमने कुछ तरीकों पे बातचीत किया था, मुझे याद है, व्यवहार में, है ना? जैसे समाज में जो प्रचलित अर्थ थे, जो भी शब्दों के जो दिए गए हैं, उसके माध्यम से हम किसी भी नाम या किसी भी शब्द या किसी प्रतीक के द्वारा निर्देशित किसी वस्तु को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है? व्याकरण के बारे में हमने बात किया था, किसी भाषा में के नियम, है ना? जो लोग उस नियमों में बंध के ही एक दूसरे से अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं शब्दों के माध्यम से। तो वही जो नियम होता है उन शब्दों के बीच, वही व्याकरण होता है, वही ग्रामर होता है, वही और भाषा में जो भी शब्द हो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकरण मैंने कहा कि प्रसंग के अनुसार, यानी कि एक ही शब्द है और यहाँ पे हमने थोड़े से एक गोली का उदाहरण लिया था, है ना? तो हमने दिखाया कि आपको इसके कितने, एक ही गोली है और उसका जो है कि संदर्भ बदलते ही, प्रसंग बदलते ही उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? तो आम बोलचाल में और हम सब अपने दैनंदिन जीवन के व्यापार में इस तरह के बहुत तेरे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। एक शब्द मैंने आपको बताया था, यहाँ पे गोली है पानी, है ना? पानी आप सब जानते हैं कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। एक तो पानी का सीधा सीधा मतलब वह हुआ वाटर, जैसा कि आप जानते हैं, और ये हमारे यहाँ आप जो है कि शब्द में थोड़ा सा पानी को पिरो करके बोल दीजिए कि क्या तुम्हारे आंख की पानी मर गया है या मर गई है ना? इसका मतलब हो गया कि तुम्हारे अंदर जो है कि इंसानियत नाम की चीज या लज्जा नहीं है, या आपके अंदर किसी प्रकार का करुणा नहीं है। तो आंखों, पानी शब्द वही है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसका अर्थ बदल गया है। यहाँ पे जो अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूँ वो उसके अर्थ हो जाते हैं। आप लोग बात समझ में आ रही है दोस्तों, कि जो पानी का मतलब होता है, जो साधारण तालाब में पानी होता है, और जो हम किसी वाक्य में कि क्या आपके आंखों का पानी मर गया है ना? तो या उसके आंखों का पानी सूख गया है रोते रोते, ठीक है? तो जी सर। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एक ही शब्द है, पानी है, लेकिन जैसे ही हमने संदर्भ के अनुसार उसका वाक्य में प्रयोग किया तो उसके अर्थ बदल गए, ठीक है? मतलब कि जो रोते रोते उसके आंख का पानी मर गया है, यहाँ पे आप देखिएगा तो आंखों के पानी का सूख जाना, आंखों के पानी सूख गया है, मतलब कि उसका दुख इतना ज्यादा है, उसका दुख इतना गहरा है कि वह दुख जो है उसको क्या कर रहा है, परेशान किए जा रहा है। परेशान ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसके जीवन को दुखी करके सत्य की ओर धीरे धीरे लेके जा रहा है। तो इस तरह के आप अपने जीवन में, आप अपने व्यवहार में झांकिएगा, आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दे करके, तो आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे कि जिनका एक ही शब्द लिखा हुआ आपको एक ही चीज दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप संदर्भ में उसको परिवर्तन करेंगे, वह जो है अपना अर्थ या संकेत परिवर्तित करता हुआ चला जाएगा। ये हमने प्रकरण का मतलब बेटा प्रसंग के अनुसार ही देगा आप लोग, या आप लोग प्रकरण की जगह प्रसंग के अनुसार लिख सकते हैं। शब्दकोश है, चौथा है, और जिसमें 12 में से ये चौथा नंबर है शब्दकोशों का। इसके बारे में हम सब जानते हैं बेहतर रूप में, क्योंकि शब्दकोश जब हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तभी से हमारे परिचय में आते हैं। और हमारे देश में एक अंग्रेजी भाषा बहुत प्रचलित है, जो एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी हमारे यहाँ काम करती है, और संपर्क भाषा ही है दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक में। और अक्सर हम ये हमारे समाज का, या हमारे समाज में पनपी हुई भाषा नहीं है अंग्रेजी भाषा, और इसको हम लोग जानते हैं क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है, और जानना भी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो शब्दकोश है उससे हम क्या करते हैं कि अर्थ को ग्रहण करते हैं या संकेतों को मिलाते हैं कि हमारे यहाँ जो कोई वस्तु है उसके लिए जो है कि हमारे समाज में जो शब्द है वही जो है कि क्या दूसरी भाषा में उस शब्द के लिए क्या है माने, यही शब्दकोश में हम देखते हैं। या हम ये देखते हैं कि एक ही शब्द के और भी कौन कौन से संदर्भ जो है कि निकलते हैं, और किन किन संदर्भों के माध्यम से हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
वह किन किन को और या किन किन संकेतों को और प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो शब्दकोश के बारे में मैं विस्तृत रूप में आपको यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि शब्दकोश आप जानते हैं कि इसमें शब्दों के प्रतीकों या जो संकेतित किया गया है या जो प्रतीक के रूप में बताया गया है, जिस वस्तु का बोध कराया गया है, वह जो है कि शब्दकोश में लिखा जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, एक है व्याख्या, है ना। व्याख्या बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि तालाब में पानी सूख गया है और उसके आंखों का पानी सूख गया है। अब जो है कि यदि इसकी व्याख्या न की जाए तो वाक्य तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो आपको जो है कि अलग अलग अर्थ या अलग अलग संकेतों का आपको बोध नहीं हो पाएगा, आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए व्याख्या इसलिए कहते हैं कि व्याख्या विश्लेषण जो है कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शब्द जो या संकेत जो है ना, वो कई प्रकार के अर्थों को वे देते हैं या कई प्रकार के वस्तुओं को या कई प्रकार के विचारों को संकेतित करते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम जो है बाद में किसी बात वाक्य को बोल करके या कई बार हम कहते हैं प्रश्न में लिख करके भी हम उसके नीचे व्याख्या करते हैं। अगर हम व्याख्या ना करेंगे तो प्रसंग जो है कि क्लियर नहीं होगा, मतलब कि स्पष्ट नहीं होगा आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि एक ही शब्द जो है कि जब बहुत सारे संकेतों को व्यक्त करता है या बहुत सारे अर्थ को संकेतित करता है, तो जरूरी उस संदर्भ में यह हो जाता है कि आप किन संदर्भों को या किस प्रकार के संकेत को व्यक्त करना चाहते हैं, या क्या करते हैं आप व्याख्या करके बताते हैं। या आपसे कहा जाता है कोई बात, वाक्य आपने कहा तो अगले को वह बात क्लियर नहीं हो पाती है। यहाँ पे क्लियर ना होने का मतलब यह होता है कि आप जो संकेत उस वाक्य के माध्यम से देना चाह रहे हैं वह उस व्यक्ति को संकेतित नहीं हो पा रहा है या वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो आपसे क्या कहा जाता है, आप थोड़ा सा इस करिए इसको, है ना। अक्सर आप व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे, अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, है ना। मतलब या तो व्याख्या करके इसकी बताइए। तो वही व्याख्या ये होता है कि आप जिन संदर्भों में किसी वाक्य को इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी संकेत को कह रहे हैं, वह ठीक ठीक जो है कि अगले तक पहुंच जाए, इसके लिए कई बार व्याख्या और विश्लेषण की जरूरत हो जाती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, कुछ शब्द संकल्पना मूलक होते हैं। और यहाँ पे एक बात और मैंने जोड़ी है जो बताने वाली थी, वो थी कि आप सब देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसी शब्दावलियां होती हैं कि जिनको व्याख्यायित करना जरूरी। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कोलोनिज्म क्या होता है ना, या उपनिवेशवाद क्या होता है। हिंदी में अगर शब्द लेके आइएगा उपनिवेशवाद, तो इसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है ना। तो उपनिवेशवाद हो गया, चाहे आप देखिए कि संचार क्रांति, ठीक है, या आप लोग देखिए कि भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, है ना, दर्शन, ठीक है, या और भी इस तरह के बहुत सारे हैं, लोकतंत्र, है ना, राजतंत्र। अब ये जो शब्द हैं इनकी जब तक व्याख्या नहीं की जाएगी दोस्तों, जब तक जो है इसको बताया नहीं जाएगा कि हमने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, या परंपरा से भी या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अगर किसी शब्द का मतलब कि प्रयोग हम सब करते आ रहे हैं या प्रचलन में है, तो कई बार जब तक उसका व्याख्या नहीं करिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जब तक आप मार्क्सवाद की थ्योरी में नहीं जाइएगा, है ना, मार्क्सवाद जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। अद्वैतवाद, ये द्वैतवाद होता है, एक अद्वैतवाद होता है ना। अद्वैतवाद आप लोगों को पता होगा कि वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि जो है कि द्वैत नहीं है ना, यह जीव जो है वह क्या है, ईश्वर का ही अंश है ना, इसलिए उसमें द्वैत नहीं है। लेकिन जो लोग सगुण भक्ति को मानते हैं वो कहते हैं नहीं जी, ईश्वर अलग है ना, और मनुष्य अलग है, तो द्वैत है माया के कारण। तो ये थोड़ा सा दार्शनिक तरीके का और भक्तिमय वातावरण में जो है कि इसका व्याख्या विश्लेषण अद्वैतवाद का किया जाता है, फ्यूजन आप जानते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग और भी उदाहरण रख सकते हैं। तो उसके क्या होता है कि मेरा बस ये आपको समझाने का दोस्तों ये होता है कि अर्थ को जो है कि तब तक आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं कि जब तक कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाए, जब तक उसकी व्याख्या न की जाए, जब तक उसको विश्लेषित करके बताया जाए कि किस प्रकार से आप लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है। जी सर। यस सर। हाँ, तो आप लोग जो है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। बस आप अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, यही आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी। ठीक है दोस्तों।
अगला है आप्त वाक्य। मतलब कि यहाँ पे आप्त वाक्य से तात्पर्य है दोस्तों, महान व्यक्तियों या विद्वानों के द्वारा खोजे गए या बताए गए या व्यवहार में लाए गए शब्दों को हम जो है कि जब तक उन्हीं महान व्यक्तियों के दृष्टिकोण से ही समझ पाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ योग है। अब योग जो है कि जो पतंजलि ने बताया है, जो योग के बारे में पतंजलि ने अपने हठ योग के बारे में बताया है, मतलब कि अपने महाभाष्य में जो योग जिस क्या होता है ये बताया है। तो जब तक जो है कि हम उनके दृष्टिकोण से जानेंगे नहीं, तब तक जो है कि हमें उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विपश्यना भी जो है कि एक तरीके का जो है कि यह आजकल उपचार के रूप में जो है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। या योग ही समझिए एक तरह से, है ना। विपश्यना भी एक तरह से योग ही है, मतलब कि वह योग की एक प्रक्रिया ही है, ठीक है। हठ योग आप सब जानते हैं, कुंडलिनी जागरण आप सब जानते हैं। यह जो है हमारे साहित्य में भी नाथ पंथ के जो लोग हैं वो लोग करते हैं। तो जब तक गोरखनाथ के दृष्टिकोण से आप नहीं जानेंगे कि कुंडलिनी क्या होती है, हठ योग क्या होता है ना, तो तब तक जो है कि आप उसके अर्थ नहीं समझ सकते हैं। तो वही मैंने इसमें डाला है दोस्तों, कि दूसरों के द्वारा आप तो मतलब कि लिया गया, दूसरों ने जिस प्रकार से अपने विचार को व्यक्त करने के लिए या अपने सिद्धांत को बताने के लिए या अपने जो तरीके हैं, कुछ उस तरह के दृष्टिकोण को बताने के लिए महान लोगों ने क्या किया कि जो उनकी खोज है या मान लीजिए उनका जो विचार है उसको जानने के लिए आपको उनके द्वारा व्यवहृत किए गए या बताए गए, ठीक है दोस्तों, के द्वारा बताए गए उस शब्द के अर्थ को जानना महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है। तभी आप उसके अर्थ को समझ सकते हैं और यह जो है कि आप लोग बेहतर रूप में पठन पाठन करते हुए, है ना, अपने आप को पढ़ते हुए कई बार आप लोगों को आता है कि प्लेटो का राजनीति से संबंधित क्या विचार है, ठीक है, अरस्तु का राजनीति से संबंधित क्या विचार है, और भी आप लोग कोई और पेपर पढ़ते होंगे तो उस चिंतक का जो है कि उस लोकतंत्र के बारे में क्या विचार है। तो ये जो है कि आप जो है कि जो अर्थ है वह क्या करते हैं कि जो दूसरे किसी महान व्यक्ति ने उसके बारे में बताया है, तो आप इस तरह से भी अर्थ को ग्रहण करते। अर्थ जो है कि मैंने आपको बताया था कि शब्द जो है प्रतीक है, और प्रतीक को जो है कि वो किस रूप में अपने सेंस में उन्होंने इस्तेमाल किया है वो व्याख्या करके बताते हैं। तो आपको भी जब उसके बारे में जानना होता है साथियों, तो आप क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के पास के लेखन में जाते हैं, या उस व्यक्ति के लेखन को किसी ने संयोजित करके जो रखा हुआ आप वहां जाते हैं, और वहां जा करके आप पढ़ करके ये पता करते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा दिए गए इस शब्द में या इस विचार को आप लोग इसी रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप्त वाक्य मतलब कि वही होता है दोस्तों कि जो मूल शब्दावलियां हैं, जो किसी के द्वारा खोजा गया विचार है या किसी के द्वारा खोजी गई कोई प्रणाली है, तो आप उसके माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं, है ना। तो आप लोग ये योग से लेकर के विपश्यना से लेकर के राजयोग क्या होता है आप लोग भी कि जब तक जो है कि इसको व्याख्या न किया जाए नहीं समझिएगा। हठ योग आपको पता है, कुंडलिनी और जो है कि ये सब आजकल योग की प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में आपको बताया जाता है। तो इसके माध्यम से भी अर्थ को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उपमान आप लोग डिसिप्लिन के विद्यार्थी हैं, अलंकारों में आप सब जानते हैं कि बहुत सारा जो है कि उपमान भी अर्थ को ग्रहण करने में सहायक होता है। या थोड़ा सा कोई जटिल कोई संरचना है या कोई जटिल संकेत है तो उसको उपमान दे करके हम क्या करते हैं, उसके सौंदर्य को समझ लेते हैं ना। तो यहाँ पे खच्चर घोड़ा जैसे जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। आप लोग लेकिन जो है कि अब ये कि खच्चर जो है कि घोड़ा होता है, ठीक है। खच्चर की अपनी प्रजाति है, लेकिन वो जो है कि समझने और समझाने के लिए, है ना। जैसे हम कर देते हैं कि चांद और जो है कि मुख, है ना, आंख और कमल। ऐसा नहीं है कि जैसा कमल है वैसे ही आंख है, लेकिन एक साम्य आपको समझाने के लिए या आपको जो है कि किसी संकेत को आसानी से ग्रहण कराने के लिए इस तरीके के उपमानों को लेकर के आया जाता है, और साहित्य में इस तरह के भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको जो हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमारी किसी भी भाषा का साहित्य आप ले लीजिए जा करके, है ना, चाहे वो अंग्रेजी भाषा का हो चाहे फ्रेंच भाषा हो, हर भाषा में कुछ ऐसे अपने उनके तरीके होते हैं जो उस भाषा को समृद्ध बनाते हैं, उसके उस भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाता है, और जो आपकी वो सांस्कृतिक पूंजी होती है, ठीक है। आप लोग इसको भी समझ रहे होंगे बहुत आसानी से। ये क्या होते हैं, अर्थ में
ग्रहण में मतलब कि किसी ऐसे जटिल वस्तु के बारे या किसी किसी जटिल या सूक्ष्म भी कह सकते हैं, सूक्ष्म जो है कि किसी भाव को ग्रहण कराने में बहुत ही सहायक होते हैं, तो ये उपमान होते हैं साथियों। सानिध्य, बहुत सारे शब्दों को हम क्या करते हैं आपस में जोड़ करके बोलते हैं। तो क्या करते हैं, एक मतलब कि जो हम अर्थ आपको बताना चाहते हैं या जो हम आपको समझाना चाहते हैं उसके बारे में या उसकी ओर ये संकेत करते हैं, है ना। तो यही आप लोग बहुत आसानी से इसको भी जानते हैं और हम अपने दैनिक जीवन में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, खान पान, रहन सहन, आसपास, यहाँ वहाँ, है ना, पढ़ाई लिखाई। तो ये जो पढ़ाई और लिखाई है जो है, ये दोनों जो है कि शिक्षा की एक प्रक्रिया है। पढ़ना भी क्रिया है और लिखना भी एक क्रिया है, लेकिन हम इसको सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आजकल। अक्सर जो है कि आप देखेंगे कि हमारे बोलचाल में इस तरह की चीजें आती हैं, तो कह रहे हैं कि कई बार दो शब्दों के आपस में सानिध्य से भी क्या होता है, अर्थ की प्रतीति होती है या अर्थ को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपसे कह रहा था कि अर्थ का सानिध्य जो है वो बहुत जरूरी होता है। वो क्या करता है, हमें किसी संकेत या संकेतित किसी वस्तु किसी के चीजों के बारे में क्या करता है कि अर्थ ग्रहण कराने में बहुत ही सहायक होता है। अनुवाद, आप सब अनुवाद के बारे में बहुत बेहतर रूप में जानते हैं। अनुवाद आप क्यों होता है, ये आप लोग बताएंगे कोई, अनुवाद क्यों होता है? विशाल, मयंक, यस सर। अनुवाद क्यों किया जाता है? सर अनुवाद इसलिए किया जाता है कि सर क्योंकि जो दूसरी भाषा होती है उनमें जो हमें बताया जाता है वो हम आसानी से हम अपनी भाषा में समझ सके। बहुत बढ़िया, गुड, यस। बहुत सुंदर जवाब है यार। अनुवाद जो है साथियों इसीलिए किया जाता है क्योंकि सभी लोग विश्व की सभी भाषाओं को नहीं जान सकते हैं, है कि नहीं। यस सर। विश्व की सभी भाषाओं को हम सब नहीं समझ सकते हैं, तो हम एक से दो भाषाओं को जानते हैं, एक हिंदी जान लेते हैं, एक अंग्रेजी जान लेते हैं। बड़ी मेहनत करिएगा तो स्पेनिश सीख लीजिएगा, चाहे फ्रेंच सीख लीजिएगा, है कि नहीं। लेकिन विश्व की जो भाषाएं हैं उनमें ज्ञान है, उनमें अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने ज्ञान को, अपने अपने विचारों को लिखा गया है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में लैटिन से बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी भाषाएं हैं विश्व की, आप देखिए कि एक व्यक्ति के द्वारा उसको सीख लेना एक निश्चित समय में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो तो सीख जाते हैं भाई, लेकिन जो साधारण लोग हैं वो नहीं सीख पाते, और नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि वो उस ज्ञान से, उस अनुभव से, उस विचार से वंचित रहेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कोई महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, कोई महत्वपूर्ण उस पुस्तक में विचार रहता है, तो क्या होता है कि अनुवाद के माध्यम से आपको उसमें क्या लिखा गया है और या उसमें क्या अर्थ है उसका, आपको समझाने के लिए अनुवाद किया जाता है, और व्यापक पैमाने पर अनुवाद किया जाता है। आप देखिए कोई प्रोडक्ट उठा लीजिए, अगर चीन का प्रोडक्ट है तो उसमें उसकी भाषा में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है, और जिस देश में बिकने के लिए जा रहा है उसका भी लिखा होता है। कई कई ब्रोशर आपको सैमसंग वगैरह के प्रोडक्ट में आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 10-10 12-12 भाषाओं के बारे में आपको ब्रोशर छप करके उसके चीजें व्यक्त की गई रहती हैं, उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन बताया गया होता है, या इंस्टॉल, अगर कोई चीज इंस्टॉल करनी है तो उसकी प्रक्रिया को बताया गया रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, दरअसल उसमें टाइम भी लगता होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है पूरे उन देशों में जाकर के अपना बिजनेस कर सके और उसको जो है कि लोग आसानी से उस भाषा में पढ़ सकें। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक ब्रोशर आपको छाप करके बड़े बड़े जो क्या है, जो प्रोडक्ट है उनके, उसको जो है कि समझाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए उनकी भाषा में जा करके लिखा जाता है। तो अब देखिए कि ये अनुवाद की ही प्रक्रिया है। जो अगर कोरिया है तो कोरियाई भाषा है वहां पे, सैमसंग जो उत्तर कोरिया की या जो प्रोडक्ट है ना, तो वो जो है कि आप देखिए कि अपना ब्रोशर कई भाषाओं में छापे, ठीक है।
तो कोरियाई लैंग्वेज से अंग्रेजी में अनुवाद होगा, हिंदी में भी हुआ होगा, फ्रेंच में भी हुआ है, जर्मनी में भी हुआ है, जर्मन में भी हुआ है, और बहुत सारी भाषाओं में आप देखिएगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो उस भाषा में ज्ञान है उससे परिचित कराना। और इसका कठिन साधन ये है कि आप पहले उस भाषा को सीखिए, उस भाषा के सभी आंतरिक संरचना को सीखिए, और फिर जो है कि आप बताइए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल दुसाध्य कार्य है। आप एक ही भाषा को जिंदगी भर सीखते रह जाएंगे, दो भाषा को सीखते रह जाएंगे, फिर भी आपका काम शायद बने या ना बने। लेकिन यदि अनुवाद के माध्यम से कोई मान लीजिए कि फ्रेंच जानता है और तमिल जानता है, ठीक है, तो अगर लीजिए कि वो परिवर्तन कर देता है, तो ट्रांसलेट कर देता है, तो आप आसानी से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे जिस भाषा को आप नहीं जानते हैं। तो अनुवाद की बड़ी भूमिका होती है किसी ज्ञान को प्रचारित करने में, प्रसारित करने में, आपको समझाने में, है ना। तो वही है कि विभिन्न भाषाओं में संचित ज्ञान को एक दूसरे के अनुवाद के द्वारा ही दूसरी सभ्यता तथा संस्कृति तक प्रसारित किया जाता है। और इस प्रकार से आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि उस ज्ञान का जो एक संचित ज्ञान है और उस एक भाषा में है, अपनी भाषा में है, तो अगर मान लीजिए कि अनुवाद ना हो तो उस भाषा के जानने वाले लोगों तक ही वह ज्ञान, वह विचार या वह खोज सीमित रहेगा। लेकिन अनुवाद अगर कर दिया जाता है तो उस ज्ञान और उस विचार और उस प्रोडक्ट पे क्या होता है, पूरे वैश्विक स्तर पे जिन जिन देशों की भाषाओं में उसका अनुवाद होगा, वहां वहां तक वह जो है कि विचार, वहां वहां तक वह सोच, वहां वहां तक वह समझ पहुंच जाएगी आसानी से। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि संस्कृति का भी प्रसार होता है और आपकी जो विचार हैं उसका भी प्रसार होता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे एक वैश्विक संस्कृति की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज अंग्रेजी भाषा के बारे में ही हम लोग परिचित नहीं है, बल्कि अंग्रेजी संस्कृति से भी हम परिचित हैं और प्रभावित भी हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारे पारंपरिक संस्कृति में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो हम ये बर्थडे मनाना, फादर डे मनाना, मदर्स डे मनाना, है ना, रोज डे मनाना, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करना, ये सब क्या है, ये हमारे देश की संस्कृति में नहीं था। लेकिन ये जो है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि ये हमारे देशों में भी आया, क्योंकि उसकी भाषा का हमारे समाज पे काफी बोलबाला है। फ्रेंच में बहुत सारे आपको त्योहार है वो नहीं आए हुए हैं, जर्मनी में बहुत सारे वो नहीं आए हुए हैं, रशियन में बहुत सारे वो नहीं आए हुए हैं। वो इसलिए हम लोग उसको नहीं बरतते हैं क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी कब होगी, जब वह भाषा हमारे देश में आएगी और उसको लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उस भाषा के साथ साथ उस सभ्यता, वहाँ के पान, वहाँ की संस्कृति, पहनावा, पढ़ावा, संस्कृति में सारी चीजें सम्मिलित हैं। गीत, संगीत, फिल्म, नाटक, सारी चीजें उसमें सम्मिलित रहेंगी। ठीक है, तो अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है कई दृष्टिकोण से। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अब ये है, अगला है बलाघात। आप सब बेहतर जानते हैं कि किसी शब्द पे या किसी क्रिया पे अगर हम बल दे देते हैं बोलते समय या रुक जाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। ऐसा इंटरटेनमेंट की दुनिया में या अपने आप को थोड़ा सा रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने में आप लोग देखते हैं, लिखने में भी, लिख करके भी कई बार होता है कि आप आधा वाक्य लिख के छोड़ देते हैं, है ना। अब बोलने में तो बलाघात का काफी महत्वपूर्ण है। आप अगर देखिएगा तो कह रहे हैं कि बात से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, है ना, और सही अर्थ ग्रहण करने की सुविधा भी होती है इससे, है ना। यहाँ पे एक उदाहरण हमने दिया हुआ है, लेकिन आप लोग और भी अपने, जैसे मैंने कई बार मैंने क्लास में जब मैं संप्रेषण पढ़ा रहा था, कम्युनिकेशन का पेपर पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण पेपर था, पता नहीं आप लोगों ने कैसे पढ़ा, लेकिन उस पेपर को जिसने अगर ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो वो पेपर बहुत कुछ देता है हमको, और उसमें जो चीजें हैं वो आजीवन हमारे काम आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बलाघात है, मैं कहता हूँ रुको, ध्यान दीजिएगा आप, रोको मत जाने दो, है ना। मैंने कहाँ पे जो है कि रोको के पास रुक गया हूं मैं, रोको मत जाने दो, है ना। यस और सर। फिर मैं कहता हूं कि रोको मत जाने दो। मैंने कह दिया रोको मत, मत पे मैंने जब बलाघात दे के रोका और मैंने कहा जाने दो, तो इसका अर्थ बदल गया कि नहीं? यस दोनों सर। का अर्थ विपरीत हो गया, वाक्य वही है,
बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग कई बार जो है कि गलतियाँ करते रहते हैं बोलते हुए, और बोल करके जब आप कम्युनिकेशन कर रहते हैं साथियों, या अपनी बात को या अपने विचार को जब समझा रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, और आप उससे ऐसे-ऐसे रचनात्मक तरीके उत्पन्न कर सकते हैं, जो सुनने किसी को आप लोग कई बार सेमिनार में जाते हैं, आप लोग कई बार सभा और गोष्ठियों में जाते हैं, तो कई बार ऐसे वक्ता आ जाते हैं कि जो खुद ही बोल रहे होते हैं, खुद ही समझ रहे होते हैं, और जो श्रोता होता है, उससे उनका कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसा आप लोगों को अनुभव हुआ है कि नहीं कई बार? क्लास में भी कई बार होता है। टीचर क्या करते हैं कि आते हैं और अपना किताब खोला, जो नोट्स है उसके साथ शुरू हो गए। बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। ऐसा कई बार आप लोगों के अनुभव में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है? आप लोग हैं यहीं पे? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यार कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सेमिनार में होते हैं या किसी क्लास में भी होते हैं, तो जो वक्ता होते हैं, जो बोलने आए हैं किसी विषय, तो अपने विषय में कोई इतने इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि वो खुद ही पढ़ रहे हैं और खुद ही समझ रहे हों। यस सर। या क्लास में भी कई बार होता है कि जो टीम मास्टर साहब नोट्स लेके आ गए हैं और पढ़ा रहे हैं, और बच्चा जो है कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उससे उनका कोई सरोकार नहीं होता है। वो अपनी यस बात को सर। कहते चले जा रहे हैं, कह कर के समझाते चले जा रहे हैं। ऐसा आप लोगों को अनुभव में होता है कि नहीं कभी? सर होता है सर। होता है ना, तो उसका कारण यही होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं या कोई बात कह रहे होते हैं, और जब दूसरों को संबोधित कर रहे होते हो, तो भैया दूसरों का ध्यान रखना पहले आपकी प्राथमिकता है कि नहीं? यस सर। दूसरों को ध्यान में रखना आपकी पहली प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता को अपने मस्तिष्क में रख करके या ध्यान में रखिए, वह व्यक्ति कैसे आपकी बात को समझ पाएगा। ठीक है? यस। और जब तक जो है कि आप इस बात को ध्यान में रख करके अपने विचारों को फ्रेम करने के लिए या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपको ऐसे शब्द इस तरीके, कई बार आप देखते हैं कुछ लोग जो है कि नाटकीय तरीके से अपनी बात को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कुछ लोग उसमें जो है कि हँसी का पुट लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं कि वो हँसोड़ आदमी है ना? वो क्या करता है कि अपने विषय को इंटरेस्टिंग बना करके थोड़ा-सा जो है इस रूप में प्रस्तुत करता है कि जिससे आप जो है उसकी बात में या उसके विचारों को समझने में इंटरेस्ट लें, है ना? आप उसको आराम से समझ सकें। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आप सो जाएँ, यस तो सर। मैं तो बोलता रहूँगा। जी सर, वैसे आवाज़ आ ही रही है आप मेरी? हाँ, आपकी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, पहले शायद कोई ग्लिच हो गया था, मैं बोल रहा था पर मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, तो सर मैंने रिजॉइन करा इसीलिए। आप सर कोई सवाल बात नहीं। पूछ रहे थे तो मैं बोल रहा था, आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं, मयंक है मेरे साथ में, शायद आप नहीं आ पा रहे थे। जी सर, शायद कोई मेरे बात नहीं, मतलब हो ग्लिच हो जाता है। हाँ, टेक्निकल के साथ में दिक्कत हो जाती है कई बार। कई बार मेरी भी गया। आवाज़ नहीं जाती है आप लोगों को, ठीक है? तो यस वही सर। मैं कह रहा था कि जब भी आप लोग कहीं अपने आप को प्रस्तुत करिएगा, तो प्रस्तुतिकरण से पहले आप अपने मस्तिष्क में इस बात को फ्रेम कर लीजिएगा कि आपके सामने ऑडियंस कौन है? विद्यार्थी है, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके सामने जो है कि एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, या आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, या परिवार में बात कर रहे हैं, या अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए भैया कि जो है कि अगला किस रूप में सुनना चाहता है ना? यस सर। जब तक आप अगला को ध्यान में रख करके अपने को नहीं रखिएगा, तब तक जो है कि आपको कोई नहीं सुनेगा। हो सकता है कि सुनने का वो अभिनय करे, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता है। कई बार क्लास में आप सब देखते हैं कि अध्यापक बोल रहे हैं, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या आपका इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, तो आप क्या करते हैं कि देखते तो हैं या अभिनय भी करते हैं कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं सुन रहे होते हैं, ना समझ रहे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ, तो इस जी सर। जब भी आप लोग भी जो अपने जीवन में जब भी कहीं जाइएगा, कहीं भी बोलिएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करिए कि आपकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो सुनने के लिए पहले। तभी तो आप सुनाइएगा ना, तभी तो आप अपनी बात को पहुँचाइएगा ना वहाँ तक। यस सर। हाँ, तो ये बहुत बड़ी कला है, और हमारी असफलता और सफलता इस पे भी निर्भर करता है, बहुत हद तक निर्भर करता है।
कि आप किसी के साथ किस में पेश आते हैं, और ये पेशगी जो आपकी होती है वो भाषा के माध्यम से होती है कि नहीं? यस सर। अक्सर सभा सेमिनारों में या एकेडमिक जगत में जहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ जो है कि उसके अपने तो आपको तरीके में, अब सेमिनार में तो उसका अपना तरीका है, आप बोलिएगा, बाकी लोग बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, और लास्ट में उनको फिर कहा जाएगा कि आप कोई दिक्कत हुई, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछिए, है ना? तो ये उसका रूल्स एक रेगुलेशन है किसका? सेमिनार का। ठीक है? तो आपको जो है कि जब बोलने का अवसर दिया जाए तो आप इस रूप में अपने आप को रखिए कि अगले को ध्यान में रखिए। अगले को ध्यान में रख करके जब अपनी बात को फ्रेम करिएगा तो जो है कि अगला सुनेगा भी आपको, और इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपके विचारों का प्रसार भी होगा, और जो आप सोच रहे हैं उस सोच का भी प्रसार होगा। ठीक है? ये सब किस पर निर्भर करेगा? आपके प्रस्तुतिकरण करने के ढंग पे। तो यहाँ पे भी मैंने अभी कहा कि रोको मत दो और चाहे रोको मत जाने दो, तो मैंने बल देकर के जो चीजों में परिवर्तन कर दिया, तो आप बोलते समय इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार होता ये है कि आप कह कुछ और रहे होते हैं और अर्थ कुछ और संप्रेषित हो रहा होता है कि नहीं यस होता सर। है? या संकेत कुछ और तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि आप उसको ठीक ढंग से फ्रेम करके नहीं बोल रहे हैं, या आप जो लिख रहे हैं उसके लिए आप अपने लेखन को ठीक से नहीं कर रहे हैं, फ्रेमिंग आपका गलत है। ठीक है? तो यस ये सर। हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो मैंने आपको यहाँ पे आ गया। और आप जब आप कम्युनिकेशन का पेपर पढ़ रहे होंगे वहां पे, तो वहां पे आपको जो है कि लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण पढ़ाया गया होगा। अब आपने उसको किस रूप में पढ़ा है, कितना उसको जो है कि आत्मसात किया है, और कितना उसको पढ़ करके अपने जीवन में उतार करके उसका जो है कि आप पालन करते हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वह पेपर बहुत महत्वपूर्ण था साथियों। वह पेपर जो है कि परीक्षा तो एक दिखावा है, ठीक है, हो जाता है, वो एकेडमिक का अपना एक रूल्स एक रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग टू है परीक्षा और इच्छा तो। लेकिन मेन मकसद उसका ये है कि आपके जीवन में बदलाव करना, आपके को में बदलाव करना, आपके ढंग में बदलाव करना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आप लोग दोस्तों इस बात को मेरे बहुत ध्यान में रखिएगा, और मैं आपसे यह जरूर जो है कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग साथियों, आप इस तरह से अपने आप को फ्रेम करने की कोशिश करिए। मैं मान लीजिए कि आपको जो है कि जो आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कई बार, उसका बस एक ही मतलब है कि आप लोग मेरे से संपर्क में हैं या नहीं है। यानी कि आप लोग जो मेरे विचार है, जो इसके माध्यम से जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उस विचार से सहमत हो रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? और अगर यस नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा ये बोलना और इस तरह से प्रस्तुत करना मेरा बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। यस सर। वो मैं अपने लिए चाहे जितना बेहतर बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, आपके लेवल पे मैं आकर अगर आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरे में भी कमजोरी है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लगता है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आज, हो सकता है मैं कहीं इंटरव्यू को लिए जाता हूँ और प्रोफेसर अगर मेरे सामने होंगे तो मैं ऐसे थोड़ा वहां पे बोलूंगा, वहां तो मैं दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूंगा अपनी चीजों को। यस सर। अब जैसे मान लीजिए कि मैं सेमिनार में अगर बोलूंगा, तो सेमिनार में तो जैसे मैं रुक रुक करके आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ, हालांकि सेमिनार में भी ये तरीका बहुत बेहतर होता है, इससे पता चलता है कि लोग आपको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लेकिन यस। इतनी फ्रिक्वेंटली जो है कि वहां पे इस तरह का जो है कि एक्सरसाइज मुश्किल होता है, क्योंकि आप पूछते रहिएगा तो आपको एक लिमिटेड समय दिया गया रहता है, आप उस समय में अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाइएगा। क्लास में क्या है कि आप कोई टॉपिक चलो आज नहीं पूरा हुआ तो कल पूरा होगा, है ना? हमारे पास यस सर। एक लंबा समय होता है और हम अपने आप को कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप लोग भी बेटा ध्यान में रखिएगा कि आप कहाँ पे हैं। मान लीजिए आप घर में बैठ करके नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो आप चाहें जो है कि अभी ले लीजिए, 2 घंटे में कर लीजिए, 4 घंटे में कर लीजिए, 8 घंटे में कर लीजिए, कल कर लीजिए, है कि नहीं? लेकिन जब आप यस परीक्षा हॉल सर। में बैठ करके प्रश्न का उत्तर लिख रहे होइएगा, तो वहां पे अगर आप उस टाइम को ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपका प्रश्न छूट जाएगा, उसमें तो अवसर नहीं मिलेगा कि कल लिख लीजिएगा, परसों लिख लीजिएगा, है कि नहीं? यस सर। तो समय और स्थिति के अनुरूप अपने आप को तैयार करना, और तैयारी कैसे होगी? रचनात्मक तरीके से होगी, है ना? तभी तो आप अलग होइएगा, वरना तो सब लिखेंगे, लिख लीजिएगा आप। यस सर। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बल दे करके कि आप जब कभी बोलते हैं किसी बात, तो कई बार क्या होता है कि वो अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे आपको मैं आपके सामने जो मैं उदाहरण रखा
एक पूरा का पूरा सकारात्मक है, ठीक उसका उल्टा है एक, है ना। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है ना। आप पढ़ रहे हो क्या? आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अगर मैं ऐसे करता हूं तो उसमें प्रश्नवाचक है। यस सर। लेकिन मैं अगर अब तो उसको साधारण बोला कि आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या, तो इसमें तो जो है ऐसे ही है, प्रश्न तो है नहीं। यस सर। तो आपके बोलने के तरीके से अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। अभी मैं कहूं मुझे पता है आजकल आप खूब पढ़ रहे हैं, जैसे ही मैंने ये वाक्य बोला हूं, इस वाक्य में व्यंग्य है कि यस नहीं? सर। जो मैंने जो आपसे कहा कि मुझे पता है कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, पता हो या ना हो, लेकिन इसमें व्यंग्य छिपा हुआ है, और आपके यस ऊपर सर। इस तरह से कि आप कुछ निगेटिव कर रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, उसके संबंध में आपको कहा जा रहा है। तो वाक्य वही है। अब मान लीजिए कि इसको मैं कहने का टोन बदल दूं, हाँ मुझे पता है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। टोन मैंने जैसे ही बदल दिया अपना, अर्थ में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, हम लोग इस पे काम नहीं कर साथियों। आप लोग वर्क करिए इस पे, और जितना ही आप लोग इस पे एक्सरसाइज करिएगा, वर्क करिएगा, उतना ही आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। यस सर। जो मैं बात अभी पीछे आपको सुनने की कोशिश कर रहा था, तो आप लोग देखिए, सुर और लहर जो होती है, उसमें भी अगर आप तरीके में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसके से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और यही जो है आप लोगों को सिनेमा में, नाटक में, गीत में, संगीत में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। या जो कॉमेडी आपके सामने प्रस्तुत की जाए, उसमें भी आप देखिएगा उनके बोलने के क्रम में और लय में और ताल, जब सुर में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वही जो है कि आपको कुछ अलग लगता है, और जब अलग लगता है तो आपको क्या होता है कि मन को गुदगुदाता है, अच्छा लगता है कि नहीं? और आप यस उसकी सर। तरफ, आपकी जो इंद्रियां होती हैं आकृष्ट हो जाती हैं, आप उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वही है कि बोलने में जो उतार चढ़ाव है, रोक में अभी का स्टॉप जो हुआ था, आदि भी अर्थ को समझने में सहायक होते। जैसे वह गया, है ना, वह गया, बहुत जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा, वह गया, वह गया, है ना, वह गया। आप देखिए तीनों भंगिमाओं में जो है एक साधारण अर्थ है कि वह गया, कोई बात नहीं, जाना ही था, ठीक है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको जो है कि टोन में परिवर्तन करके और जल्दी में बोल रहा हूँ, वह गया, है ना। और जैसे ही कि मैं अब अगला जो है कि जो आश्चर्य होता है हम लोगों को कई बार, उसको हम अगर बोलते हैं, तो देखिए शब्द और वाक्य उतने ही हैं, लेकिन आपके बोलने के ढंग से, है ना, स्पीड से अर्थ में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों ने ठीक से सुना होगा, और आगे मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप लोग सुनिएगा, दोबारा आप लोगों को अर्थ कैसे समझा जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं? जी यस सर। सर। हाँ। तो यहाँ पे जो है कि बेटा, जो आप लोग गाने सुनते हैं ना, गाने सुनते हैं, यस सर। हाँ, जी सर। गानों में आप देखिएगा उसको एक लय में प्रस्तुत किया गया है, तो वह एक अलग अर्थ देता है ना। वो एक अलग अर्थ देते, जैसे आप तुम मेरी जिंदगी हो, है कि नहीं? यस सर। मतलब कि कोई अपनापन है, तो आपना है, उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी आरजू हो, हैं। और मान लीजिए कि जो है कि आप वो जो है कि हवा पानी और जो है कि खाना, थोड़ो ना है कि जो है कि आप जिंदा हैं, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि तुम मेरी जिंदगी हो, मतलब कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया जब उसको लय में यस पिरो दिए? तो आप किसी गाने को सुनिएगा, वो ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं ध्यान से सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ध्यान से गाना नहीं सुना जाता है, गाना तो एंजॉय सुना जाता है, लेकिन मैं ध्यान से सुनने के लिए आपसे जो बल दे करके कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप देखिएगा उसमें शब्द कैसे कैसे ले आए गए हैं, वो वही शब्द हैं कि जो आप अगर नॉर्मल रूप में, अगर गद्य में अगर आप उसको प्रयोग करिए, तो उसका मतलब कुछ और होता है कि सर। नहीं होता है। और जब आपने उसको लय में एक पिरो दिया है, आप उसको एक गाने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप देखिएगा अर्थ अलग हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? यस सर। जी सर।
है ना। आपका मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मैं ऐसे कह, है ना। आपका मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान, बहुत क्लियर है। हाँ, आपके बहुत यस सारे सर। मेरे जीवन में योगदान है ना। और जब इसको जो है कि गाने में कहा जाए तो वहां पे थोड़ी सी वर्डिंग बदल दी जाएगी, है ना। आपको जीवन में ऐसे बहुत सारे जो है कि संगीत और गीत मिलेंगे कि जो वास्तविक जीवन में अगर उसको गद्य में बोला जाए तो उसका मतलब कुछ और हो, और उसी को किसी लिरिक में अगर पिरो करके कहा जाए, एक गाने के सुर में कहा जाए तो उसका अर्थ अलग होगा। ठीक है। और जो अलगाव आता है दोस्तों, इसी को क्रिएटिव होना कहते हैं। ये रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण माध्यम है, चाहे गीत हो, संगीत हो, नाटक हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो है कि आप देख लीजिएगा कि जब भी आप कोई चीज प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वहां पे आपके बोलने का ढंग जो है ना, लहर जो है कि आप, मैंने कहा जब स्पीड में बोलते हैं या थोड़े से आंखों को, भावों को जो है कि चढ़ा करके बोलते हैं, उससे भी जो है कि अब आपको जो है कि आश्चर्य मैं कर रहा हूं ये कैसे पता चलेगा। एक तो मेरे बोलने का ढंग, और दूसरा मेरे चेहरे का हाव भाव। आप लोगों ने जब ओरल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। यस सर, पढ़े थे सर। जी सर। ओरल कम्युनिकेशन जब आपने पढ़ा होगा तो वर्बल का मतलब क्या होता है, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है। सर वर्बल में तो सर जो हम बोलते हैं सर मुंह से, सर नॉन वर्बल में तो वो आ जाता है सर, जो हमारे जो एक्सप्रेशन वगैरह होता है, हाव भाव सर वो। यस, ये दोनों मिलकर के क्या होता है मेरे भाई मयंक, ये दोनों जो है कि मिलकर के जो है ओरल कम्युनिकेशन होता है। फिर यस सर। ओरल कम्युनिकेशन का बहुत गलत लोग अर्थ निकालते हैं कि जो बोल रह गया है, बोल करके समझाना, है कि नहीं। यस सर। लेकिन बोल करके समझाने में दो पार्ट आ जाता है। अक्सर क्या करते हैं लोग, आई अप्रिशिएट यू मयंक, आपने अच्छे से पढ़ा है। वर्बल मतलब कि बोल करके, नॉन का मतलब कि जो है कि लिख करके, यस है ना। सर। अक्सर जो है कि आपको जवाब ऐसे ही सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये जो है कि आपके ओरल पार्ट हैं, ठीक है ना। तो जब यस तक आपका बॉडी लैंग्वेज उसमें जो है कि जाके मिक्स नहीं होता है, जब तक जो है कि आपका बॉडी लैंग्वेज वहां जाकर के मिक्स नहीं होगा, है ना, तब तक जो है आप जो अर्थ संप्रेषित करना चाहते हैं वो संप्रेषित नहीं होगा। क्लियर रूप में सर। कह रहा हूँ। इसलिए जब आप ओरल कम्युनिकेशन कहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, जो आपकी शारीरिक और आंगिक भाषा जो है, वह भी जो है कि जो आप कहना चाहते हैं उसके ही फ्लो में हो। ऐसा नहीं कि जी। आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और जा रहा है, कहीं और आ रहा है, वाक्य आपके कहीं और जा रहे हैं, स्पीड उसकी कहीं और जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है कि मैटर करता है आपके द्वारा प्रेषित किए संकेतों के द्वारा संकेतित की गई वस्तु के बारे में। ठीक है, बात यस समझ रहे हैं सर। आप सब। हाँ, तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैं पहले भी ऐसे कहा हूं कि साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको एकदम नई चीज बता रहा हूँ। दरअसल मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रेमिंग कर रहा हूँ कि जो आप जानते हैं। क्योंकि जो चीजें आप समाज में एक मैं कह सकता हूँ अक्सर होता भी है, आप सजग प्राणी हैं। और ये सजग जो शब्द मैंने लिया है ये बहुत व्याख्या सापेक्ष है। सजगता का मतलब यस होता है कि आप अपने आसपास परिवेश के बारे में सब कुछ जानकारी रख, और आप जानते हैं, अब उसको बाहर निकाल देना है बस, है कि नहीं। सर। जी सर। ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत व्यावहारिक ये जो है कि मैंने कहा भी था कि आपसे ये पेपर बहुत व्यावहारिक टाइप का है। तो आप देखिए कि जो है कि जो ये इतना हम अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं, आपको जो मैंने उतने सारे तरीके बताए हैं उसमें एक यह भी तरीका है कि आप जो है कि शारीरिक भाषा और अपने तरीकों से उसको प्रस्तुत करिएगा, ठीक है ना। यस सर। और आगे भी बातचीत होगी क्योंकि औपचारिक अनौपचारिक भी है, आगे जो है कि आपके में है, इसी इन्हीं में है, आगे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ काकू है भैया, ये भी जो है कि आपके बोलने से ही जुड़ा हुआ है ना। कह रहे हैं कि काकू मतलब स्वर लहर का ही विस्तृत रूप है। कहें कि जैसे राममानस में सीता जी राम वनगमन के समय कहती हैं मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, है ना। अब इसका जो है कि उच्चारण के दृश्य देखिए कि बोलने के ढंग से, वही जो ऊपर मैं बातचीत कर रहा था आपसे,
बोलने के ढंग से, ये तीनों जो आपके साथ में जो ये 10 11 12 पे जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे हमारे टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस पे जाके टिका है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कि थोड़े से डिसिप्लिन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो रामायण वगैरह तो रामचरितमानस तो हमारे सांस्कृतिक जो है कि ग्रंथ हैं, इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, क्यों नहीं, है कि नहीं। जी यहाँ सर। पे जो दिया गया है दोस्त, वो दिया गया है कि जब रामचंद्र जी जब वन को जाने लगे, तो सीता जी भी कहीं हम भी साथ में चलेंगे। अब सीता जी को लोग समझाने लगे कि अरे वहां पे बड़े बड़े कांटे होते हैं, बड़े बड़े शेर होते हैं, चीता होता है, वन का जीवन बड़ा दुर्गम होता है, कठिन होता है, समस्याग्रस्त होता है, तरह तरह से उनको समझाया गया है ना। अब तुम सुकुमारी हो, तुम तो जो है हमेशा राजमहलों में पली हो, तुम बड़ी हो, है ना। कैसे जो है कि इतना कठोर वातावरण में आप अपना जीवन व्यतीत करोगे, वो भी 14 साल। 1 2 साल की बात होती, 2 4 महीने की बात होती तो चलो ठीक है कि नहीं। तो सीता जी ने कहा कि क्या कहा, वही वहां पे है दोस्तों, कि मैं सुकुमारी और नाथ बन जोगू, यानी कि मैं जो है, अब देखिए यहाँ पे बस बोलने के ढंग से ही अर्थ बदलेगा कि मैं मतलब कि बहुत कोमल और सुकोमल हूँ और मैं बन नहीं जा सकती। तो क्या जो हमारे पति, जो हमारे नाथ हैं, वो बन जाने के योग्य हैं? वो अभी तो महलों में पले हैं, महलों में ही बढ़े हैं, सारे सुख सुविधाओं में ही रहे हैं। तो जो समस्याएं मेरे लिए हैं, वही समस्याएं क्या उनके लिए नहीं है? ये बातें यहाँ पे कही नहीं गई हैं, लेकिन वह जो अपने लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किए हैं कि मैं तुम्हारी और नाथ बन जोगू, आप देखिए पूरा का पूरा अर्थ बदल गया है कि नहीं। वैसे ही यहाँ तो ऐसे उदाहरण है, आप लोग ऐड देगा, ऐड मतलब कि एडवर्टीजमेंट देखिएगा, है ना, यानी कि हिंदी में विज्ञापन देखिएगा, टेलीविजन वगैरह पे आता है या कहीं लिखा भी होता है, टेलीविजन पे आता है, आप में उसको सुनिएगा, वहां पे जो वाक्य कहा जा रहा है उसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है कि नहीं। जी सर। हाँ, तो वो इसीलिए हो पाता है साथियों, क्योंकि वहां पे बोलने के ढंग से उसमें परिवर्तन हो जाता है। आप लोग बोला इस ढंग से जाता है, एक्सप्रेशंस उसके साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि आपको है जो वाक्य कहा जा रहा है उसे कुछ इतर अर्थ भी आपके मस्तिष्क में संप्रेषित होता है। तो ये जो इतर अर्थ संप्रेषण का जो ये क्रियाकलाप है संप्रेषित करने में, यही आपकी क्रिएटिविटी है, यही आपकी रचनात्मकता है, यही आपका आर्ट है। और इसे आप ठीक ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं, है कि नहीं। जी सर। हाँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे तरीकों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शब्द से या किसी नाम से या किसी प्रतीक से, किसी संकेतित वस्तु का या किसी और तरीके से चीजों का अर्थ समझते हैं। अर्थ मतलब आपको पता है, उस वस्तु के बारे में, उस विचार के बारे में, उस चीजों के बारे में समझते हैं। क्लियर है, आप लोग समझ में आ गया साथियों। जी सर। सर मुझे कुछ कहना था। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग, और ये आपकी अब फिर बातचीत करते हैं। जी सर। जी सर, तो जैसे ये लिखा था कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो सर अगर हाँ इसका उच्चारण दूसरी तरह से हुआ जाए तो इसका ये भी अर्थ निकल सकता है ना कि मतलब जो सीता जी कहती है कि मेरे पति जो है सुकुमार राम, वो भी सुकुमार है मतलब, और हाँ, वो वन ये तो जा रहे कह हैं रहे तो हैं। मैं भी सुकुमारी हूँ। मैं नाथ मतलब नाथ वन जोगू मतलब अपने पति के साथ मैं भी वन जा सकती हूँ।